Guys, so it's 12. Let's start. First of all, thank you very much, Dr. Ram, for joining us today. I'm going to try to talk about mainly your startups today. And then, since you are the head of Artificial Intelligence Lab in NED, so I think ये वक्त ज़ाय करना होगा अगर हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में हो सकती हैं उस पर बात ना करें। तो आखिर में हम थोड़ी सी इसको भी टच करेंगे फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ऑफ द व्यूअर्स। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराता चलूँ, जो लोग नहीं जानते, डॉक्टर खर्रम इज़ अ PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया मैसी यूनिवर्सिटी. ही हैज़ बीन the director of National Center for Artificial Intelligence of NED for the last 3 years, and he is also leading the Smart City Lab of NED for the last 1.5 years. He has worked on several startups, जिसमें से दो के बारे में मैं जानता हूँ। यकीनन उन्होंने बहुत से और किए होंगे जिनके बारे में उनसे पूछते हैं। कुछ फेलियर्स भी होंगे, कुछ सक्सेस भी होंगी। तो हम आरमेज इनका एक स्टार्टअप था जो कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इनको सुपरवाइज करके करवाया आगे। और फिर दूसरा इनका जो सबसे इस वक्त प्रोमिनेंट काम ये कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो है एक्वा एग्रो, जिसके बारे में और मजीद तफसील से हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए भी और डॉक्टर खुर्रम की रिमाइंडर के लिए बताता चलूँ कि इस टॉक का जो मकसद है वो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज को भी डॉक्यूमेंट करना है, और फिर एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनके स्टार्टअप के, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर खुर्रम से ये होगा कि आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में, क्योंकि इंजीनियर्स आमतौर से इतने अच्छे नहीं होते बिजनेस में। मी बीइंग एन इंजीनियर मैं समझता हूँ कि वो वैल्यू क्रिएशन में तो अच्छे होते हैं, लेकिन जब वैल्यू डिप्लॉयमेंट और वैल्यू डिलीवरी की बात आती है तो उसके अंदर उन्हें काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं। तो आपने किस तरह से जर्नी स्टार्ट किया, और ये कि रास्ते में क्या दुश्वारियाँ आई जिनसे दूसरे बच्चे सीख सकते हैं या फिर उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? ब्रीफली हमें बताइए प्लीज। Things and something that was booming, that is still quite something that we can see the future is IoT based. So we were targeting applications of IoT. So we did some research over the internet, see what other countries are doing, and then we shortlisted few applications in the scenario of Pakistan. Now, Pakistan is an agriculture country, of course. It has 50% plus population connected somehow with agriculture. And we have problem of water scarcity. Water resources are depleting because of all global warming. So that is why we started this project that was related to IoT, and that we are doing. So that is why we started that project. We started 3 more projects related to IoT at that time: home automation, and then smart parking, and health, smart health. But these 3 projects were left behind, and we moved forward in agriculture because we saw that agriculture has the area that really need more attention, as Pakistan is totally dependent on agriculture. And the other thing is that that water resources are depleting, and we need to address this issue through technology. So that is the reason of starting project of smart agriculture. And then we got the success from external funding agency, that was from DAAD, DAAD, the German agency that funds masters and PhDs. So they funded us for this project, and of course, and they also funded us because their theme was such to address Pakistani issues. तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे थे जो कि आपके अपने नेशनल इश्यूज को एड्रेस कर रहे हों, इसलिए उन्होंने हमको फंड किया है इसके ऊपर. So that was one thing, one success. My whole team was really motivated. और उसके बाद फिर मैंने फार्मर्स से कनेक्ट करना शुरू किया, और फिर मुझे सही अंदाजा हुआ कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है. यानी जब मैं मेहरान यूनिवर्सिटी गया, उन लोगों ने मुझे हैदराबाद के करीब एक गांव है टंडोसुमरो, मॉडल विलेज है टंडोसुमरो के नाम से. उसकी कुछ मैंने आजकल डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं. तो वहाँ हम लोगों ने विजिट किया और देखा कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है पानी का, और बिल्कुल फार्मर्स से और जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स थे उनसे हमने ये बात सुनी. इसी तरह फिर अब हैदराबाद काफ़ी दूर हो जाता था, तो मेहरान के फैकल्टी मेंबर्स ने हमें, एक साहब होते हैं परवेज साहब हैं यहाँ पे, परवेज बलोच, वो भी बहुत ही एक प्रोग्रेसिव फार्मर है गडाफ रीजन के अंदर. तो गडाफ हमारे से बहुत करीब है. तो देन जब हम गडाफ गए तो गडाफ में तो पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ तो रिवर एक्सेस भी नहीं है. तो
देयर एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन हम लेके आ सकते हैं अगर हम पानी को बचाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे समझ आया कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम फार्मर्स को ऑफर कर सकते हैं। फिर एक होती है आप एक यू डेवलप पर्सनल रिलेशनशिप विद द फार्मर्स, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और हम उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, लंच हम जाते थे, हम यहाँ से लंच लेके जाते थे, तो उनके फार्म्स विजिट करते थे, तो बिल्कुल रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ से। सो उसके बाद मेरा और मेरी टीम का और फोकस बढ़ गया कि ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें करनी चाहिए। तो वो एक जो लैक था शुरू में, एक अपना एक कंफ्यूजन थी, वो इस तरह दूर होती चली गई। और फिर हमने यहाँ पर केस स्टडीज की कि फार्मर्स भी कनेक्ट हो गए थे, तो हमने रियल टाइम डिप्लॉयमेंट्स की। पहले हमने डिवाइस एनईडी में डिप्लॉय की हुई थी, तो फिर हमने वो डिप्लॉय की डडाप में, और मीनवाइल हमने एनईडी में भी एक टेस्ट फार्म बनाया, एक और टेस्ट फार्म बनाया विद another version of technology devices. So इस तरह हम मल्टीपल वर्जन्स बनाते चले गए, गेटिंग द फीडबैक। अच्छा, एग्रीकल्चर का एक टफ पार्ट ये है कि एग्रीकल्चर इज अ स्लो प्रोसेस, यानी आपने कुछ डिप्लॉयमेंट करनी है तो उसके बाद यू नीड टू वेट फॉर द क्रॉप साइकिल एंड यू नीड टू ऑब्जर्व द क्रॉप ओवर पीरियड ऑफ 4 months और 6 months। उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि उस साल आप ट्राई ना कर सकें, यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि क्रॉप तो फिर स्प्रिंग क्रॉप दोबारा नेक्स्ट ईयर ही आएगी। राइट। सो एग्रीकल्चर की अपनी एक इनहेरेंट स्लोनेस है, जिसकी वजह से भी एक टफ काम था, लेकिन इससे एक मोटिवेशन मेरी ये थी कि अगर हम ये काम कर गए तो जो कंपटीशन है वो आपको उसको भी टाइम लगाना पड़ेगा इतना ही। तो अगर हम एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें बाद में रिकवर हो जाएगी। तो इस वजह से फिर हमने बहुत मेहनत की इसके अंदर, आउटडोर भी इंडोर भी। और फिर slowly I tried to realize कि without a commercial venture I cannot sustain this। यानी अगर मुझे इसको वाकई कमर्शलाइज करना है और मुझे इसको पाकिस्तान के कोने कोने तक और फिर पाकिस्तान के बाहर भी पहुंचाना है, तो मुझे एक कमर्शियल वेंचर चाहिए, एक कंपनी चाहिए जो कि इसको टेकअप करे और लीड करे इसको। सो दैट इज द रीजन कि मैंने पूरा एक समझे इवॉल्व हुआ है मेरा माइंडसेट कि पहले मैं एक रिसर्च लैब में को फोकस कर रहा था, रिसर्च फंडिंग्स को कर रहा था, फिर मैंने देखा कि अगर पाकिस्तान में इम्पैक्ट मुझे पहुंचाना है तो मुझे एक कंपनी भी चाहिए। मीनवाइल मुझे खुद अपनी अवेयरनेस आती रही, मेरी अपनी लर्निंग होती गई कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और मुझे इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और मैं उसको कैसे ओवरकम करूँगा। सो मीनवाइल आई लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस कि आई नीड कमर्शियल वेंचर कंपनी। तो फिर मैंने 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट की और आफ्टर दैट दिस कंपनी इज एक्चुअली लीडिंग और टेकिंग केयर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। और फिर वो कंपनी यानी फिर उसको कॉन्स्टिट्यूट करना, इनकॉर्पोरेट कराना, अपनी टीम बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो टीम कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी टीम को बनाना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू विजन पे लेके आना, ये बहुत ही टफ काम है पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट द प्रोसेस। इतना उनके यानी पीपल आर वेरी मच जॉब ओरिएंटेड मोस्टली। जो आपकी हाई परफॉर्मिंग की लोग होते हैं वो जॉब्स टारगेट करते हैं, फिर उन पे फैमिली प्रेशर होता है, उन पे अपने पीयर्स का, अपने दोस्तों का प्रेशर भी होता है कि मास्टर्स करने लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड जा रहे हैं, तो ब्रेन ड्रेन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी रिसोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो अगेन रिसोर्स तो मिल गई, बट क्या वो आपके विजन पे भी है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए। तो मेनली यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग द राइट पर्सन। सो जब 2018 में मैंने काम स्टार्ट किया, तो अगेन वो मेरे स्टूडेंट्स ही थे जो इसको लेके आगे चल रहे थे। और लेकिन फिर ये कि अच्छा, हम दो फाउंडर्स थे इस कंपनी में, जो हमने, यानी मैं और साकिब बुखारी, हम दोनों ने मिलकर ये वेंचर स्टार्ट किया था। क्योंकि अगेन साकिब बुखारी से एक हमारा रिलेशनशिप हो गया और हम जो है साथ प्रोजेक्ट करते रहे जो जर्मन सेंटर फॉर एआई के साथ। और देन वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट हियर। तो
So तो Saqib समझे Saab कि is ये based in Saqib Saab is based in Pakistan or in Germany? नो ही इज इन जर्मनी, Right. Okay. ही इज इन जर्मनी। सो एक चैलेंज मुझे और भी था टीम फॉर्मेशन में कि क्योंकि यू सी व्हेन यू मेक अ कंपनी कमर्शियल वेंचर, तो उसमें आपको एक आपकी जो लीडरशिप है वो यानी फुल टाइम फोकस होनी चाहिए टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट। अब मेरे डुअल रोल हैं, यानी मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर हूँ और उसके बाद फिर मैं लैब में काफ़ी बिजी होता हूँ, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं। सिमिलर थिंग विद द साकिब बुखारी। लेकिन आई केम अगेन, मुझे फिर एक और मेरी लर्निंग हुई कि अगर मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, अपने स्टार्टअप को ग्रो करना है, तो मुझे मुझे फुल टाइम टीम चाहिए इसके लिए। फुल टाइम लोग जो कि आपके विजन पे भी हो और आपकी कंपनी को ओन करे और उसके कुछ शेयर्स भी ओन कर रही हो, यानी उसमें सेंस ऑफ ओनरशिप आए, ना कि वो Exactly. सैलरीड हो। Exactly. सिर्फ सैलरीड लोगों के साथ आप अपना वेंचर नहीं चला सकते। सो ये यू नीड बहुत टू बड़ा चैलेंज है। गिव अवे योर शेयर। यस। हम्म। सो अच्छा, मीनवाइल क्योंकि मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था, जिसमें से एक आर्मेज भी है जिसका आपने जिक्र किया। जी हाँ। तो आर्मेज जब हमने बनाया था, उसके भी मैं आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन आर्मेज की जो टीम में एक मेरी स्टूडेंट थी रमला कलीम शाह, और वो आर्मेज के बाद फिर वो मेरे साथ एक्वा एग्रो में भी रही और इसकी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे शी यूज्ड टू वर्क विद मी। तो with time she also grew and learned a lot of things. So 2000 I think 19 में March 2019 से she became the CEO of the company. So now that after 2019 March she is taking care of that company full time. So यहाँ से भी मुझे एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिली कि एक स्टूडेंट जो कि मेरे साथ she did final year project in 2015 and 16, and then she remained with me in my company, and then she became the CEO of the company now. So so ये एक समझे जर्नी है एक्वा एग्रो का, और इसमें आपके कोई क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। हाँ, आपने इक्विटी का जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक आईबीए के अंदर हमारे एचआर के प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर डील करते हैं एचआर की पॉलिसीज़ में और इंसेंटिव्स के अंदर। तो उनसे मैंने जिक्र किया कि आपके ख्याल में एक स्मॉल बिजनेस और एक एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप के लिए एचआर पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं। तो उनका कहना भी यही था कि जो बेस्ट चीज़ मुझे नज़र आती है वो है इक्विटी शेयरिंग, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव तो नहीं दे सकते, लेकिन इक्विटी शेयरिंग ही ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो अगर तो आई मीन हाइडिंग द कॉन्फिडेंशियल स्टफ थोड़ा सा शेयर करना चाहें फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस, कि व्हाट कुड बी द प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस ऑफ इक्विटी शेयरिंग, और अगर आप के कुछ ऐसी चीज़ है अनकॉन्फिडेंशियल तो वो शेयर कीजिएगा, आपने क्या किया कि ये चीज़ बेहतर हो सके। देखें, इस वक्त ये जो इक्विटी शेयरिंग है, कॉन्सेप्ट तो वैसे बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल भी है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंपनी, आपकी टीम ज़्यादा है, आप उनको सैलरी या वो बेनिफिट्स नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप सैलरी चाहे जितने इज नॉट ऑन योर विजन, तो आपका स्टार्टअप नहीं चल सकता बेसिकली। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं तो एक सीईओ को ले आए जो कि हाई सैलरीड हो, आपको 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हो, बट स्टिल योर कंपनी वुड नॉट ग्रो। सही। सो ये ऑल्दो आई ट्राइड फर्स्ट टू हैव अ सीईओ जिसको मैं पे करूं, ठीक अच्छा। है, लेकिन व्हेन आई इंटरव्यूड पीपल, आई इंटरव्यूड मैनी पीपल, मैं लोगों से मिला और मतलब इट टुक मी अराउंड 3-4 मंथ्स टू डिसाइड कि कौन आगे जाएगा। सही। सो मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज भी किए, लेकिन ये कि वो एक होता है ना कि आपका माइंड मैच करे और आपको सामने दूसरे पर्सन में वो विजन भी नजर आए आगे बढ़ने का, तो वो चीज़ पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है। तो और दूसरा ये समझाना भी किसी को कि इक्विटी तुम्हें फायदा देगी, ये भी एक बहुत टफ काम है कि लोग चाहते हैं कि बस शॉर्ट टर्म में उनको सैलरी मिल जाए, दे बिकम द सीईओ और सीओओ एंड दे गेट द सैलरी एंड और इसके दे रिजाइन जी हाँ, आफ्टर इसके सम। अंदर एक चैलेंज वो भी ना जिसका अभी आपने जिक्र किया कि उनके अपने भी ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस हैं, उनके अपने करियर्स हैं, उनकी अपनी लाइफ है, तो दे नीड टू अर्न समथिंग। तो उस सूरत में एक जो एग्जैक्टली। फ्लैजलिंग स्टार्टअप है उसके लिए अच्छी सैलरी देना भी शायद मुमकिन नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, अच्छी सैलरी भी नहीं देना होता, और अगर दे भी सकें तो वो भी फायदा नहीं करती है आपको ना, हम्म। क्योंकि आपका
वो क्योंकि वो विजन उसका नहीं होता आपके लिए, आपके एम्प्लॉय का। तो विद एम्प्लॉय माइंडसेट, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एम्प्लॉय माइंडसेट। सो एक स्टार्टअप नहीं चल सकता एक एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ, क्योंकि उसको आपको ऑफ आवर्स में भी हो सकता है वो उसकी वो काम कर रहा हो या वो लोगों से मिल रहा हो। समटाइम्स व्हाट्सएप में फॉर एग्जांपल कॉल्स हैं वो लेट नाइट हो रही हैं, तो दैट पर्सन नीड्स टू हैंडल दोस थिंग्स। तो ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए टू डिसाइड कि कौन जो है वो मेरी जो कंपनी का सीईओ या लीड कौन कर सकता है। और ये मुझे रियलाइजेशन हुई एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को कि लोगों से नेटवर्क बहुत ज़्यादा करें, लोगों से मिलें। यानी हम लोग मिलते नहीं हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो ऐसे हैं कि वो दे आर वेरी मच इंट्रोवर्ट एंड दे डोंट मीट पीपल, और वो समझते हैं मीटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी अगर मीटिंग में अगर वो एक मीटिंग लंबी हो गई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे चल गई है, तो इट मीन्स कि यार उनका तो टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा वो कोई सॉफ्टवेयर लिख लेते या वो कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट को आगे कर लेते। तो ये चीज़ जो है ना, ये होता है माइंडसेट हमारे, हाँ, इंजीनियर्स में स्पेशली। मैं भी ज़्यादातर लोगों इंजीनियर्स के साथ ही होता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ लेवल के लोगों से मिलें, फीडबैक लें और टेक क्रिटिसिज्म। मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया इस एक्वा एग्रो के ऊपर, लाइक मैनी पीपल हैव क्रिटिसाइज्ड मी अ लॉट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आई थिंक 80-90% पीपल सेड कि ये तो इट्स नो गुड, इसका कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन अगेन जब भी कभी आप डिफेंसिव नहीं हो, यानी अच्छा मेरी कोशिश है कि आज की टॉक से लोग जो सुने तो उनको थोड़ा सा ये वो अप्लाई भी कर सके ना अपने लिए। तो इसलिए मैं बीच में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं कि कभी भी अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो ट्राई टू फाइंड सम पॉइंट्स जो आप इनकॉर्पोरेट करके अपनी वीकनेसेस दूर कर सकें। बिल्कुल, टेक इट पॉजिटिव। ना कि आप उसके एग्जैक्टली ना कि आप उसकी बात को राइट आउट रिजेक्ट कर दें कि नहीं यू आर रॉन्ग और आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मेनली कोई कहता है, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो एक तो वो आप पे काइंड ऑफ उसका एहसान ही है कि उसने टाइम निकाला और आपके लिए कुछ वो 4 जुमले कह रहा है। तो बेस्ड ऑन हिज फीडबैक यू नीड टू लर्न कि आप जो है क्या चीज़ इनकॉर्पोरेट करें अपनी टीम में, अपने शेड्यूल में या प्लान में, जिससे आप बेहतर हो सकें। सो मेरा एक आई यूज्ड टू मीट लॉट ऑफ पीपल एंड कांटेक्ट पीपल, लोगों से बात करता था यहाँ भी बाहर भी। तो आई रियलाइज्ड कि आई हैड 3 वीकनेसेस, यानी हमारी टेक्नोलॉजी में 3 वीकनेसेस थी। ये दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 2019। सही। उसमें मुझे 3 वीकनेसेस रियलाइज की मैंने। एक ये कि आई डिडंट हैव द फुल टाइम सीईओ, नंबर 1, यानी फुल टाइम सीईओ नहीं था हमारा। नंबर 2 इज कि हमारा जो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप है उसमें कोई फार्मिंग बैकग्राउंड का फाउंडर या डायरेक्टर नहीं था। टीम मेंबर जो फुल टाइम आपके विजन पे हो और उसका बैकग्राउंड ऐसा हो जो कि फार्मिंग से रिलेटेड हो। सो वो भी हमारी जो हमारी वीकनेस थी वो थी कि हमारी जो डिवाइस है उसका हमने कोई लाइसेंस या आईपी हमने कहीं पर रजिस्टर नहीं करवाया हुआ था। सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी स्टार्टअप के लिए। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1, एंड नंबर 2, number 1, if you want to grow you need a full-time CEO, and number 2, if you want to attract investment you need one person in your team जो डोमेन से अटैच्ड हो, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं। उसके बगैर इन्वेस्टर आपके ऊपर एतमाद नहीं करेगा, यानी इन्वेस्टर सीईओ यानी फुल टाइम मेंबर ना हो तो एतमाद नहीं करेगा। नंबर 2 कि वो अगर डोमेन से कनेक्टेड नहीं है, जैसे हमारे एक लैंडलॉर्ड या फार्मर या कोई ऐसा बंदा हो जो प्रोग्रेसिव फार्मर हो हमारे साथ चले, वो नहीं था। नंबर 3 कि अगर आपको ग्लोबली ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड यू ग्रो ग्लोबली, you need to have IP, your own something that you have done that nobody else has done throughout the world. कुछ डिफरेंस होना चाहिए that adds value.
जिसकी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, आप ग्रो भी करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो ये मुझे फीडबैक मिला, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी, और वो काफ़ी मुझसे नेगोशिएट करते रहे और ही वाज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट, बट इन द एंड ही डिक्लाइंड एंड ही डिडंट इन्वेस्ट। सो जब उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ही गेव मी द रीजंस एज वेल, और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा है रियली। अगेन, वो इन्वेस्ट तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया कि क्या वीकनेसेस हैं और किस वजह से वो मुझे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। So he pointed out these three reasons, and I really agreed, and I really, believed at that time कि I need to overcome these three weaknesses. तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च आउट करना शुरू किया और कि मुझे एक CEO चाहिए, और काफ़ी लोगों से इंटरव्यूज किए, एंड देन इन द एंड रमला कलीम शाह became the CEO. And of course we needed a farming background person. So again, वो भी आप ऐसे नहीं ला सकते जब तक कि आपका कोई पर्सनल कनेक्शंस ना हो और ट्रस्ट ना करें आप किसी के ऊपर। या तो ये हो ना, आपका कोई दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड, जिससे आप अपनी टीम में ले आए, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ट्रस्ट करना होगा किसी के ऊपर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। सो हमने एक ये डायरेक्टर एक हमने एक और इन्वॉल्व किया अपनी कंपनी में, ये जो डायरेक्टर राशिद कायम खानी, he is from Kayam Khani family, and he is very progressive farmer. So how did you वो find यहाँ, him? या वो इस तरह के एक तो he found us actually. अच्छा। हाँ, यानी कि वो इस तरह के उनको पता चला कि एक्वा एग्रो है और ये कोई कंपनी है, तो he came to meet me in my office in I think mid 2018. तो एक मेरी मीटिंग हुई उनसे, काफ़ी अच्छी मीटिंग रही मेरी, तो इस तरह वो पहला कनेक्शन हुआ था। फिर वो थोड़े से उनका अपना माइंडसेट भी एंटरप्रेन्योरियल है, और ही हैड अ स्टार्टअप इन एनआईसी। अच्छा। एनआईसी में जनवरी 2019 में उन्होंने एक स्टार्टअप भी यहाँ पर बल्कि सॉरी अगस्त 2018 में ही वो स्टार्टअप उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर भी करवाया। तो एनआईसी में मेरा भी आना जाना था, तो वहाँ उनसे मजीद मुलाकात स्टार्ट हो गई। पहले एक हो चुकी थी जिसमें वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन फिर वहाँ पे उनसे जब काफ़ी मीटिंग्स हो गई, तो आई थॉट, देन आई रियलाइज्ड इन लेटर के मुझे एक फार्मिंग बैकग्राउंड का प्रोग्रेसिव फार्मर भी अपनी टीम में चाहिए। देन आई रिक्वेस्टेड हिम एंड ही एग्रीड। सो दैट्स हाउ ऑल दिस हैपेंड। सो मेन थिंग इज, एवरीथिंग इज, देखें आप सब चीज़ें आप प्लान नहीं कर सकते। एक काम आप कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम करें, मेहनत करें और लोगों से मिलें, पॉजिटिवली मिलें। यानी जब आप किसी से मिल रहे हैं तो वो आपको इस तरह ना मिले कि वो आपसे नेक्स्ट टाइम ना मिलना चाहिए। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप जब किसी से मिल रहे हैं या किसी से कोई मामला कर रहे हैं आपके, यानी या आप किसी से कुछ सिर्फ कोई मीटिंग कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, जब वी आर डीलिंग इन मनी, तो ऐसे लोगों के साथ तो आपका कंडक्ट ऐसा हो कि पीपल रिमेंबर यू। तो ये चीज़ मुझे बड़ा बेनिफिट किया कि जब मैं आई रियलाइज वेरी क्विकली कि आई नीड टू मीट पीपल। तो इस वजह से फिर आप एकदम से किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेके आ सकते कि आज मिले और कल बोले यार बिकम माई टीम मेंबर। आई थिंक इट टुक मी 1 year टू इनवाइट हिम टू बी द टीम मेंबर। राइट। तकरीबन साल में मैंने उनको इनवाइट किया है। तो सो ये एक दूसरी ये प्रॉब्लम थी हमें। तीसरा था कि हमारी आईपी जो है ना वो नहीं थी। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम ऑफ आवर डिजाइंस दैट कुड बी registered as IPs. So ये भी समझें कि ये मेरी लर्निंग है अगेन, यानी मैंने यानी विद फ्रॉम पीपल, आई लिसन टू पीपल। लोगों ने पूछा कि यार ये क्या है, इसमें ये जो कमी है ये ऐसे, या जो मेन मेरी जो एक लर्निंग हुई थी, जो एक साहब जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, बट ही टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये आईपी के हवाले से थोड़ा बताइए कि अगर आप एडवाइस करना चाहें नए टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को, तो व्हाट शुड दे हैव इन देयर माइंड कि जो आईपी का प्रोसेस है, डू दे हैव टू हायर अ लॉयर, हाउ मच डू दे हैव टू स्पेंड, स्टफ लाइक दैट। थोड़ा सा गाइडेंस के हवाले से बताइए। देखिए, जब आप इसमें एक और भी चीज मैं ऐड कर दूंगा कि हाउ मच हेल्प ऑफ लॉयर्स यू नीड। ऑफ कोर्स वी नीड लॉयर्स हेल्प मैनी टाइम्स। यानी एंटरप्रेन्योर के पास वैसे ही टाइम कम होता है,
यानी वो अपने डोमेन की चीजें कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सही। तो जैसे जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएंगे, विच इज रियली एसेंशियल, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन भी जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं बिल्कुल एडवाइस करता हूँ लोगों से कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लें इफ दे आर रियली सीरियस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एडवाइस यहाँ पे मिलती है, जो मैंने देखा है एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं, वी डोंट गो फॉर इनकॉर्पोरेशन, एक वेबसाइट बना लो। लेकिन वेबसाइट पे कंपनी नहीं होती, यू नीड टू डू एवरीथिंग लॉफुली। अगर आप क्रेडिबिलिटी अपनी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स आप पे बिलीव करें, तो आपकी कंपनी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। सो ये भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैं काफ़ी चक्कर लगाए, मैंने IBA CET भी आया और मैंने काफ़ी लॉयर्स से वहाँ पर मैंने मीटिंग्स की और जगह जगह पर मैं मिला हूँ लोगों से। फिर इन द एंड आई डिसाइड कि मुझे ये कंपनी बनानी ही है और इनकॉर्पोरेट करवाई। What kind of expense should हाँ, they have in their तो mind? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो समझें, अगर आपके पास यानी लॉयर, ऑफ कोर्स बाद में कर रहा था लॉयर हायर करने की, कि अगर आपको इनकॉर्पोरेट कराने गेट अ लॉयर, और आपको मार्केट में या थ्रू रेफरेंस ऐसे लॉयर मिल जाएंगे जो कि अराउंड 20-30,000 में या मैक्सिमम 40,000 रुपीज में आपकी कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देंगे। सही। ये तो चार्जेस होंगे SECP के या लॉयर के। सही। इसके अलावा आपको एक उनकी रेगुलेशन होती है कि जी ₹1,00,000 मिनिमम आपको अपने कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कराने होते हैं। तो ये मिनिमम ₹1,00,000। तो ये, और दूसरा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जमा कराया वो वहीं लॉक हो गए, तो ऐसा नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं कह सकते उसको आप। मेनली आपने ₹1,00,000 कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिए, देन नेक्स्ट डे आप उसको कंज्यूम कर दें, नो इशू। लेकिन अकाउंट खोलते वक्त आपको मिनिमम ₹1,00,000 से कंपनी शुरू करनी होती है। सो समझे ये एक्सपेंस। IP के हवाले से बताइए। हाँ, IP के लिए भी अगेन IP फाइलिंग बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पाकिस्तान में। यानी अगर आप पाकिस्तान की IP फाइल कर रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्ट उसका अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन फ्यू थाउजेंड में आप IP फाइल वो कर तो जो सकते हैं। इनिशियल आपकी फीस है गालबन वो पहले ₹1,000 थी, अब वो 2,000 हो गई है, जो आप इनिशियल एप्लीकेशन सही देते सही। हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको आपको डिफेंड करना होता है। फिर ये कि जो स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है IP को एक रिटन शक्ल में लाने के लिए, वो भी थोड़ी सी केयरफुली ड्राफ्टेड होती हैं। उसके लिए गालबन लॉयर देखिए, की मैं हेल्प चाहिए होती है। अभी अभी हम इस प्रोसेस में गए नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है, कुछ मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं टू फाइल द IP। ऑलराइट। तो जो हमारा IP ऑफिस है, IP ऑफिस जो है वो बहुत हेल्प करने को तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग IP फाइल करते ही नहीं। सो दे वांट पीपल टू फाइल IP। तो मेरा एक दो इसलिए वो बार बहुत ट्रेडमार्क के हवाले से जाना हुआ है, तो दे आर हेल्पफुल। जो स्पेशली जो आपकी फ्रंट डेस्क है, तो वो उस पे रिलेटिवली दे आर मोर हेल्पफुल देन द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जी जी जी, दे आर वेरी हेल्पफुल। और वो आपको क्योंकि उनको समझे एक पुश है गवर्नमेंट की तरफ से शायद कि वो कि IPs पाकिस्तानी फाइल होनी चाहिए, क्योंकि IP ऑफिस अगर IP फाइल नहीं कर रहा तो वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। सो मैंने 2-3 उनकी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं जो IP ऑफिस के लोगों ने ही कंडक्ट की थी। सो इतना ये मुश्किल प्रोसेस नहीं है IP फाइल करना पाकिस्तान में, सही। और अच्छा, बहुत आप एक्सपेंसिव भी नहीं। थोड़ा सा आर्मेज वाली साइड पे आते हैं। वो जी क्योंकि एक डिफरेंट नेचर की चीज थी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाली साइड पे आप जा रहे थे, तो उसकी भी थोड़ी सी लर्निंग शेयर करें कि आपने स्टार्ट कैसे किया। उसमें यकीनन आपको कोई एक्सटर्नल जर्मन की फंडिंग नहीं मिली, वहां पे आपने खुद ही अपने पैसे जोड़ के कुछ काम किया होगा। तो वो क्या एक्सपेंस था, अगर आप डिक्लेयर शेयर करना चाहें तो थोड़ी सी उसकी लर्निंग शेयर कीजिए प्लीज। जी। सो ये जो आर्मेज है, लेजर टैग बेस्ड शूटिंग गेम, तो ये समझे मैंने क्यों किया। यानी इसकी हिस्ट्री ये है कि मैं जब न्यूजीलैंड में था तो मैं वहाँ पे पेंट बॉल बहुत खेलता था। जो आउटडोर शूटिंग गेम है, पेंट बॉल मैंने काफ़ी वहाँ खेला है, एंड आई रियली एंजॉयड इट। तो अच्छा, मैं सोचता था हर चीज़ को प्रोजेक्ट के तौर पे कि ये काम तो ज़रूर करूँगा। मैं शौकिया हॉबीज भी हूँ मैं ना एक तरीके से। आई लाइक टू डू थिंग्स जो कि दूसरे ना कर रहे हो। ठीक है। तो वहाँ मैं जब न्यूजीलैंड में था तो मैंने एक लिस्ट बना लेता था मैं कि यार ये काम भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो उसमें मैंने ये लेज़र शूटिंग गेम को भी मैंने डाल दिया कि यार आई वांट टू डू दिस। अच्छा, लेज़र क्यों? क्योंकि
पेंट बॉल में मटेरियल यूज होता है, एक्सपेंसिव होती हैं गन्स बहुत ज्यादा। सो आई थॉट अच्छा एक चीज और मुझे मेरी मोटिवेशन होती है कि मैं एक इनोवेट क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, मैं एक एज अ हॉबी काम करता हूँ, लेकिन उसमें इनोवेट क्या कर रहा हूँ, वो मेरी मोटिवेशन होती है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो मैंने कहा कि ये लेजर टैग शूटिंग गेम्स अमूमन इंडोर होते हैं। सो व्हेन आई विल गो टू पाकिस्तान, तो आई विल मेक आउटडोर शूटिंग गेम दैट विल बी प्लेड आउटडोर। तो पूरी टेक्नोलॉजी में डेवलप करूंगा। गन्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये एक $1,000 से $1,500 इसकी प्राइस होती है पर यूनिट, अगर आप उसको इंपोर्ट करें। तो ये मेरे माइंड में था। फिर मैंने 2-3 साल ट्राई किया। आई यूज्ड टू गिव प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट्स, लेकिन वो कभी भी उसका सही आउटकम नहीं आया। यानी 2013-14 आई थिंक 2-3 प्रोजेक्ट मैंने करवाए इसके ऊपर, बट नथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो आई गॉट रियली इनटू के यार व्हाई, मतलब एक चीज होती है कि मुझे जब करना होता है तो मैं सोचता हूँ क्यों नहीं हो रहा ये। तो आई समहाउ मैंने 2015 में आई थॉट कि यार आई विल हैव अ मास्टर्स पर स्टूडेंट जिसको मैं सैलरी दूंगा और उससे कहूंगा यार ये टेक्नोलॉजी बना के दो मुझे। तो लकीली आई गॉट अ पर्सन जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, अभी भी ही इज फ्रेंड एंड ही वर्क्स एट एनईडी इन अनदर लैब। तो वो काफी 2-3 साल उसने मेरे साथ काम किया। तो मैंने उसको ये टास्क दिया कि आई वांट टू एक्चुअली ट्रांसमिट डाटा ओवर आईआर एट अराउंड 100 मीटर्स। 100 मीटर की रेंज मुझे डेवलप करके दो तुम। तो वो एक गैजेट मैंने उससे बनवाया। अच्छा, मैं खुद उसकी प्रैक्टिकली उसको कर चुका था अपने पास ना, यानी कि हाउ टू अचीव दैट रेंज। तो मैंने उससे टेक्निकल चीजें डिस्कस की कि ये इस तरह मैंने किया है, तो तुम जरा इसको फर्निश कर दो थोड़ा सा, और ये कैसे होगा, ये इस तरह हो जाएगा, तो तुम जरा ये करो। तो ही डिड दैट। उसने मुझे कुछ 2-3 वीक्स में वो MVP या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के दे दिया। अच्छा देखें, वही बात होती है कि आप जब ट्राई करते हैं ना और कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला भी वेज बनाता है। सो उसी टाइम पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी ऑफर हो रहे थे, और आई मेट द ग्रुप ऑफ रमल्ला कलीम शाह, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स थे, और ये मुझसे मिले। दे वर इन 3rd ईयर एट दैट टाइम। तो मैंने इनको ये बताया कि ये एक प्रोजेक्ट है और इसकी मैंने ये बेसिक टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन इसको हमें पूरा एक गेम डेवलप करना है। सो दैट्स हाउ एक्चुअली दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। और फिर हमने कोई फर्स्ट वर्जन बनाया ड्यूरिंग देयर FYP। फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने कंप्लीट कर लिया। हमने NED में काफ़ी गेम्स करवाए। आई यूज्ड टू प्ले माई सेल्फ। मैं खुद उनसे काफ़ी गेम्स यहाँ खेल, क्योंकि मुझे खुद शौक था ये, मैं चाहता था कि ये मैं करूँ, खेलूँ इसको ना। So I played a lot. Meanwhile, they were designing and testing, so we used to have games here in our garden in तो उसकी computer जितनी engineering फंडिंग थी वो सारी FYP फंडिंग से गई, या फिर ये कि पीपल गैदर्ड मनी? वो सब मैं फंड करता था उसको, पर्सनली फंड कर रहा था। वाओ, ओके। तो मैंने एक्चुअली बिकॉज आई वाज रियली मोटिवेटेड टू अचीव दैट ना, मैं चाहता था ये मैं करूँ, एंड दैट विल बी समथिंग यूनिक अगर एक मर्तबा हो गई। तो आई वाज फंडिंग। एंड दूसरा ये कि मुझे एक मैंने इनको कहा कि इफ दे विल परफॉर्म आई विल फंड। यानी स्टूडेंट्स अगर परफॉर्म करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसको फंड करूंगा। तो दे आल्सो डिड वेरी हार्ड वर्क एंड दे परफॉर्म्ड। और फिर हमने 10 गैजेट्स बनाए और उसको हमने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस, एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उसको हमने डिस्प्ले किया। एवरीबडी रियली अप्रिशिएटेड है कि ये जो है एक FYP इस लेवल पे भी जा सकता है। सो वो बहुत ज़बरदस्त था कि उसमें 10 स्टूडेंट्स ने पूरे एक यानी पूरा जैकेट्स और गन्स लेके, और they showed it up on the stage. So how did you get your first customer, first client? जी, तो अब वो जब फर्स्ट 10 गैजेट हमने बना लिए, फिर हमने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया स्नैप्स और वीडियोस बना के कि ये जो है। तो मैं खुद गया फिजिकली। आई वेंट टू सफारी पार्क अलादीन, जो उसके अलादीन के सामने है, पवेलियन एंड गया मैं, और सिंधबाद, वहाँ पर भी लोगों से मिला। तो मतलब एंटरप्रेन्योर को इस तरह खुद भी जाना पड़ता है, जाना ही होता है एक्चुअली। Exactly. मतलब आप लैब के अंदर बैठ के नहीं कर सकते, कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा। एग्जैक्टली आप खुद जाएंगे और वो आपको बिल्कुल नहीं समझेंगे कि यू आर अ प्रोफेसर और हु आर यू ना। दे विल जस्ट लाइक ट्रीट यू अ कॉमन पर्सन। दैट्स ओके एक्चुअली। सेल्स पर्सन। मतलब ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है बीइंग एंटरप्रेन्योर, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मीनवाइल एरिना जो है, उन्होंने हमें, अरीना के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कांटेक्ट किया
क्योंकि उनके पास एक जगह थी जहाँ पर वो कभी पेंट बॉल करवाते थे, लेकिन वो शायद उनका इक्विपमेंट खराब हो गया था, क्या था, that was vacant and they wanted to actually buy from abroad, but when they saw our solution, so they approached us. And that was the first customer that we got, and we sold them around 16 gadgets, 16 units हमने उनको बेचे. 16 pairs jackets and guns. जी जी बिल्कुल. तो ये एक समझे क्विक सक्सेस थी हमें जो मिली, बहुत क्विक थी. यानी ये FYP कंप्लीट हुआ और हमें वी गॉट द कस्टमर एंड 2 महीने में हमने उनको गैजेट्स डिलीवर किए. और लेकिन ये कि इसमें हमारी लर्निंग भी हुई कि यानी जो हमने गैजेट्स बनाए थे दोज वर रियली नाइस. अगर आप देखें, देखने में तो दे यूज्ड टू लुक लाइक AK-47, बिल्कुल रियल ना, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस था. लेकिन हमारी ये हुआ कि जो पब्लिक जब उसको हैंडल करती है ना, तो वो हैंडल करती है बिल्कुल ही हमारी पब्लिक का बिल्कुल ही एक अलग माइंडसेट है, आपको पता ही होगा ना. तो वो बस समझते हैं कि बस हमने इसको जो है ना तोड़ना ही है, पैसे पूरे करने हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो वो क्या होता था, वो एक दूसरे को भी मारना शुरू हो जाते थे गन से ना, यानी ड्यूरिंग प्ले. अच्छा. और गन भी एक दूसरे को मारते थे. तो वो क्या होता था कि उसमें फिर क्या होता है कि कभी कोई उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी. राइट. गन टूट गई बीच में से फॉर एग्जांपल. आप सोचें, यानी दैट नेवर हैपेंड व्हेन वी वर प्लेइंग. सो एक चीज यहाँ पर आपको सोचनी चाहिए कि कस्टमर कैसे इस्तेमाल करेगा इसको ना. यानी जब हम खेलते थे ना NED में, हमने काफी उसको टेस्टिंग किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ब्रेक हुआ हो. बट व्हेन इट वेंट इनटू द कस्टमर्स हैंड, तो इतनी मिसहैंडलिंग हुई कि हमारी टीम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहती थी, उसकी मेंटेनेंस के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाती थी. सही. सो खैर, तो वो उसके बाद हमें कोई और कस्टमर हमने काफी ट्राई किया, लेकिन पाकिस्तान में या हमें कुछ चैलेंजेस आए इसमें अगेन कि पीपल आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट अ न्यू सोल्यूशन. तो वो उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट कोई सक्सेस मिली नहीं. एक और हमने जगह डिप्लॉय किया, जेहलम में एक वो है एक गेमिंग जोन है, वहां पर भी हमने ये सिस्टम्स डिप्लॉय किए. और वो हमने पार्टनरशिप बेस पे किए थे. यहाँ पर तो हमने वन ऑफ सेल कर दिया था, क्योंकि एरिना जो है वो इसको मतलब वो पार्टनरशिप के ऊपर नहीं जाते. लेकिन हमने फिर वहां से हमें लर्निंग हुई कि वन ऑफ सेल करने से ये होता है कि आप इनिशियली तो यू अर्न द रेवेन्यू, लेकिन उसके बाद आपकी अर्निंग कोई नहीं होती. लाइसेंसिंग का उसके अंदर आपने कुछ नहीं रखा था. एग्जैक्टली. सो फिर हमने जेहलम में जब किया तो वहां पर हमने फिर अपना शेयर रखा और लाइसेंसिंग एक तरीके से की ना. लेकिन ये कि क्योंकि इसमें भी हमारी बड़ी लर्निंग है डिफरेंट. अभी भी ऐसा नहीं है कि हमने इसको वाइंड अप कर दिया है, बल्कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट टाइम एंड राइट प्लेस. क्योंकि इसमें जो लर्निंग ये है कि क्योंकि गेम नया है और पाकिस्तान में लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इवन जो लोग खिलाते हैं यानी गेमिंग जोन ऑपरेट करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसके क्या पोटेंशियल है. तो हमने ये सोचा कि इसको एक तो लाइसेंस करेंगे हमेशा, किसी को बेचेंगे नहीं. दूसरी चीज ये कि ऑपरेशंस जो है ना वो हमारे हाथ में होने चाहिए. क्योंकि गेमिंग जोन जो लोग चला रहे हैं वो तो गोल गोल घूमने वाला झूला चलाते हैं. ठीक है ना, वो एक टोकन दे देते हैं और फिर खामोश बैठे रहते हैं. ये गेम ऐसा है, इसमें इन्वॉल्व करना होता है ना, खुद भी इन्वॉल्व होता है फिजिकली. तो वो वहाँ के लोग नहीं कर पाते. तो एक ये कि ऑपरेशंस आपको हमें अपने हाथ में रखने होंगे. सही है. अच्छा, आप थोड़ा सा हम एग्रो की तरफ वापस आते हैं, और क्योंकि वक्त कम है, मैं ऑलरेडी आपके 55 मिनट ले चुका हूँ. ये बताइए कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एग्रो. इस वक्त कितनी जगह डिप्लॉयमेंट हो गई है, और आगे मे बी इन द नेक्स्ट 5 years व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, इसकी डिप्लॉयमेंट, इसकी अभी करंट स्टेटस ये है कि यानी देयर इज अ वेरी बिग फार्मर इन मीरपुर खास, तनवीर साहब ना, तनवीर गोंदल. He is our distributor. He has got the rights to distribute our devices all over Pakistan. और अगेन वो भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर हैं. और he met us in mango festival that takes place in मीरपुर खास every year. Right. And he is a mango grower. So इनके मैंगो के बाग हैं. So he was there and we went to the mango festival to show our device there.
अच्छा, तो वहाँ उनसे मीटअप हुआ और फिर ही सेड कि आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सर्च दीज डिवाइसेस, पाकिस्तान में तो कहीं भी नहीं है और मुझे अच्छा, तो ये चाहिए, अब डाटा चाहिए पूरा अपने बाग का। अच्छा। So that's how he became our dealer later on uh, all over Pakistan. तो अब वो हमारी सारी डिवाइसेस को आगे मार्केट कर रहे तो अभी करंटली कितनी जगह डिप्लॉयड है आपकी डिवाइस? हैं। करंटली हमारी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 50 प्लस जगहों पर हो चुकी है 50 प्लस। और जी सिंध में भी हैं और पंजाब में भी अब हमारी अराउंड 15 प्लस डिप्लॉयमेंट पंजाब में भी है। तो डेटा आपको रेगुलरली रिसीव हो रहा है? जी बिल्कुल। एक्सेलेंट। आप और थोड़ा इसमें सा। जी जी। जी इसमें जो हमारा यानी एक जनरल एट एन एवरेज हम 50% पानी ना हर हर जगह का, चाहे वो सिंध हो पंजाब, 50% प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुकाबले में अब पानी बचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गेन है जो हमारे फार्मर्स को मिला। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। तो इन टर्म्स ऑफ आपने कोई इसका मॉनेटरी पोटेंशियल, मॉनेटरी इम्पैक्ट निकाला है कभी इन्वेस्टर्स को बताने के लिए? जी इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट आप समझें कि इन टर्म्स ऑफ जब आप वो इरिगेट कर रहे हैं तो आप समझें पर यूनिट आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ आप जो है ना सेव कर रहे होते हैं फ्रॉम योर इरिगेशन, क्योंकि यू आर फॉर एग्जांपल यूजिंग ट्यूबवेल टू रन इट। अब वो पहले हर छठे सातवें दिन आप चलाते थे, अब 14वें दिन चला रहे हैं जाके। सो वन टाइम फ्यूल यू आर सेविंग, सही। सो दैट इज वेरी बिग सेव और एक्चुअली। इसमें कहीं आपका एक्वा एग्रो की डिटेल कहीं भी वेबसाइट पे, कहीं इंटरनेट में मौजूद है, जो कि अगर व्यूअर्स जाके बाद में देखना चाहें तो वो देख सकें? जी एक्वा एग्रो का फेसबुक पेज भी है, एक्वा एग्रो के नाम से ही है। और जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, देयर इज स्मार्ट सिस्टम्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सही। एस क्यूब। एस क्यूब जी। तो एक्वा एग्रो एक्चुअली स्मार्ट क्यूब की एक प्रोडक्ट है। राइट। सो दे कैन गो टू aquaagro.smartcube.pk, वहाँ पे ले सकते हैं। सही जी है। एक्सेलेंट। aquaagro.smartcube.pk जी। एक्सेलेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आपसे मैं 5-10 मिनट और लूंगा। और जी सिंस यू हैव दिस एक्सपर्टीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके हवाले से बताइए जो हमारे बडिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, क्योंकि आपने जिस तरह से ये एक्वा एग्रो बनाई है, तो ये एक बहुत ही कंपेलिंग नीड है पाकिस्तान की, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और क्योंकि पाकिस्तान एक है ही एग्रेरियन कंट्री, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। तो यकीनन इस तरह के और बहुत से एरियाज होंगे पाकिस्तान के अंदर, हमारी लोकल प्रॉब्लम्स होंगी जिनको एआई के थ्रू हल किया जा सकता है। थोड़ा सा इस हवाले से अगर 5-10 मिनट आप बात कर सकें और अपनी नॉलेज शेयर करें। देखिए पाकिस्तान में जो एक एआई एआई से रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो है डाटा। राइट। वी नीड डाटा, यानी इवन एग्रीकल्चर में भी हमें डाटा चाहिए था शुरू में, जो अब हम खुद ही गैदर करते हैं थ्रू द डिवाइसेस। दैट इज द मेन important thing for any AI algorithm. So पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है कि you need data for any field that you work on. So इस वक्त जो यानी लोगों को फोकस करना चाहिए वो डाटा सेट, लोकल डाटा सेट डेवलपमेंट पे करना चाहिए। एआई के लोग, एआई में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि लोकल डाटा सेट की क्या इंपॉर्टेंस है। यानी अगर हेल्थ केयर की बात करें आप, पाकिस्तान में हेल्थ केयर इज अ फील्ड दैट रियली नीड्स एआई इंटरवेंशन। बहुत से काम मैनुअली हो रहे हैं, बहुत से काम जो डॉक्टर्स जो हैं वो जो डॉक्टर्स की एडवाइस है वो थ्रू एआई बॉट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें लोकल डाटा हमारे पास नहीं है। यानी हमारे पास अगर कैगल पे कोई कैगल.com पे कोई डाटा सेट है तो वो यूएस बेस्ड किसी सिनेरियो का होगा या चाइना बेस्ड होगा, बट दैट कैन नॉट बी अप्लाइड इन पाकिस्तान। सो जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में, वो डाटा गैदरिंग का है। तो हमारे लोगों को, जो हमारे एआई और डाटा साइंस से रिलेटेड लोग हैं, उनको ये काम सबसे पहले करना चाहिए कि दे नीड टू मेक सिस्टम्स, वेबसाइट्स, पोर्टल्स या एप्स, मोबाइल एप्स टू कलेक्ट द डाटा। एंड क्योंकि ये काम थोड़ा टफ है, अगेन ये थोड़ा सा ड्राई है, टफ है और इसका रिजल्ट बहुत देर में आता है, तो पीपल आई डू थिंक इट्स नॉट अ गो वेरी इनटू वेरी दिस। क्रिएटिव वर्क, क्योंकि आपको सोचना है कि क्या डेटा किस तरह से कलेक्ट होकर वो यूजफुल हो। एग्जैक्टली, क्योंकि डाटा, वंस यू हैव द डाटा, देन
मेकिंग AI algorithm is not difficult. उससे एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है. Right. It's very easy now. But once you don't have the data, or data, that is the real hard work which is required. You need to go outdoor. Data set अगर आपके पास है, आप लैब में भी बैठ के एक्सपर्ट सिस्टम बना देंगे, कोई मसला नहीं है. So यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए. यानी हमारे जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको डाटा कलेक्शन पे फोकस करना चाहिए. तो आपकी जो AI लैब है उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं जो कि आगे जाके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएंगे इंशाल्लाह? जी, हमारी AI लैब जो स्मार्ट सिटी लैब है वो फोकस कर रही है, अगेन वो दो चीज़ों पे फोकस करती है, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर और दूसरा कंप्यूटर विजन. सो हम और यही चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करता हूँ कि हमारे पास डाटा नहीं होता, जिसकी वजह से हम एक्सपर्ट सिस्टम्स नहीं बना पाते फॉर पीपल, जो फॉर पाकिस्तानी पीपल. तो हमारी कुछ ऐसी यानी हमारे मोबाइल ऐप्स हैं जो कि हमने डेवलप की हैं, विजुअल पोजीशनिंग सिस्टम से रिलेटेड मोबाइल ऐप है जो हमने डेवलप की है, जो कि फिर हमारे कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स हैं, फेस डिटेक्शन, ट्रैफिक मॉनिटरिंग से रिलेटेड, सैटेलाइट इमेजरी से रिलेटेड हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अगेन सारे फोकस हैं डाटा कलेक्शन के ऊपर, ताकि हम एक लोकल डाटा सेट डेवलप कर सकें जो कि हमारे लिए यूजफुल हो. ओके, यानी कि डेटा कलेक्शन इज द मेन द कोर थिंग. बाकी है कि मेकिंग सेंस आउट ऑफ डेटा इज रिलेटिवली इजियर क्योंकि आप एल्गोरिथम के थ्रू कर सकते हैं. सही है. एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्रम. अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ऑडियंस में से तो यू कैन रेज हैंड एंड देन आई विल लेट यू स्पीक. अदरवाइज डॉक्टर खुर्रम, मैं चाहूँगा कि अगर आप जाते जाते कुछ अपनी नॉलेज की रोशनी में नसीहत करना चाहें लोगों को, उन लोगों को जो अभी हैं मौजूद और वो लोग जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो प्लीज गो अहेड. देखिए, मेरी जो मतलब बहुत सिंपल सी बात करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाता उसके अंदर फिलॉसफी में, और सिंपल बात ये है कि वी नीड टू रियली वर्क हार्ड. यानी कि अपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और यानी या तो आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं या आप, यानी आपका ग्राफ ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, स्टेबल नहीं होता. व्हेन यू आर इन योर कंफर्ट जोन यू आर गोइंग डाउन. सो अगर आपको क्लाइंब करना है माउंटेन, सो यू नीड टू रियली पुट योर बेस्ट एंड बी रिमेन पॉजिटिव. यानी पॉजिटिवनेस के साथ आपने बड़ी मेहनत करनी है. तो फिर आपका जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो, वो क्लियर हो जाती है आपको कुछ टाइम में जाके. लेकिन आप सोचें पहले डायरेक्शन क्लियर होगी तो फिर मैं मेहनत करना शुरू करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा. सो मेन थिंग इज कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, देखें, नो, मैंने काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट किया, पीपल हु ऑपरेट इन सिलिकॉन वैली, दे से कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग डिसीजन एक्चुअली. यानी आप एक डिसीजन ले रहे हैं, आपको यू आर अनसर्टेन. एक जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में लोग डिसीजंस लेते हैं एंड दे आर ऑलवेज अनसर्टेन. तो अनसर्टेनिटी में लिया हुआ डिसीजन को आप ये नहीं कह सकते वो सही है या गलत है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा. So you cannot say something is wrong or something right, but main thing is you need to really work hard, and be positive that okay, जो decision लिया है वो सही ही होगा. फिर result अगर different आएगा तो maybe you will never fail, you will learn and then change your direction and make your decision right. So that should be the technique. So taking initiative and then working hard towards it. So I think these should be exactly, the two. अगर आप शक में रहेंगे ना तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते. और हम लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं पाकिस्तान में, जो हमारे लोग हैं वो अपने ऊपर या हालात पे या दूसरों पे कि यार ये पता नहीं सही कह रहा है नहीं कह रहा है, ये मैं सही हूँ कि नहीं हूँ. तो ये जो है ना, ये डबल माइंडेडनेस किल्स एवरीथिंग. राइट. आप अपनी सारी टीम को जी कि अगर आप, यानी ये होता है कि टीम में अगर एक बंदा है जो कि 100% बिलीव नहीं कर रहा आपकी विजन पे, तो वो पूरी टीम की परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो पॉजिटिवनेस इज रियली नेसेसरी. वर्किंग हार्ड उसी से फिर एग्जैक्टली उसी के बाद आप जो है ना मेहनत कर सकते हैं. अगर आप पॉजिटिव होंगे और विजन पे बिलीव करते हैं तो फिर आप मेहनत कर सकते हैं. अगर बिलीफ नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे, फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, कभी जाएंगे कभी नहीं आएंगे, लेट जाएंगे, जल्दी उठ जाएंगे काम से. और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देंगे या इन्वेस्टर को पिच देंगे या आप किसी कस्टमर से बात करेंगे, तो वहाँ आपके जो शक होगा ना दिल का, वो सामने आ जाएगा और देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल.
एग्जैक्टली, और डिफरेंट नहीं कर कस्टमर को पाएंगे। कन्वर्ट नहीं कर पा आप कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर सकते अपनी तरफ, अगर आपके दिल में शक है। सही सही, तो पहले अपना शक दूर करना जरूरी है। बिल्कुल। बिलीव इन योरसेल्फ। और दूर, अगर दूर नहीं हो रहा है तो दूर वो होगा काम करने से, काम करना। काम करने से दूर होगा, That is a घर very में बैठने से दूर नहीं that होगा। is a very useful advice. Thank you very much, Dr. Khurram, for your time, for your valuable advice, for sharing your story with us. मैं शायद आगे जाके आपको IoT के हवाले से थोड़ी सी जहमत दूं कि उसके ऊपर थोड़ा सा जो है अपनी नॉलेज शेयर करें लोगों से। तो बाकी जो ऑडियंस है, अभी हमारे और इंटरव्यूज इंशाल्लाह आने वाले हैं, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ दोज इंटरव्यूज ऑन माय फेसबुक वॉल। तो जैसे जैसे वो इंटरव्यूज आएंगे, आई एम गोना पोस्ट information about them. So thank you very much for Dr. Khurram, and thank you very much for all the attendees. Please stay in touch and we'll talk again. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी Allah. मच।